नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पहुंचने पर आचार्य गौरव दीक्षित महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन किया गया है और भागवत धर्म को जन जन तक पहुंचाने में सहयोगी बने आचार्य श्री गौरव दीक्षित जी महाराज का एक ही संकल्प है कि गांव, नगर एवं शहरों में जाकर श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सत्संग आदि के द्वारा जन जन को जागृत कर दीन दुखियों की सेवा में लगाया जाए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। रणजीत चौटाला ने सीएम से उनके संत कबीर कुटीर आवास पर मुलाकात की। रणजीत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दूसरी बार सीएम बनने और सरकार बनाने पर शुभकामनाएं दी हैं। रणजीत चौटाला के साथ ही उनके पौत्र सूर्य प्रकाश सिंह चौटाला ने भी सीएम से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बैठक सीएम के संत कबीर कुटीर आवास पर हुई। बैठक में सीएम ने प्रदेश में चल रहे कई विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्य योजना बनाने, लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सैनी के अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित हुई, जहां पर संत कबीर कुटीर आवास पर यह बैठक आयोजित की गई, जहां पर सीएम ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की है कि कैसे कामकाज चल रहे हैं। इसको लेकर समीक्षा बैठक उनके आवास पर हुई और इस दौरान कई आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और साथ ही सीएम को जानकारी देते हुए नजर आए। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर सीएम सैनी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और कई मामलों को लेकर उन्हें जानकारी भी दी गई है। आपको बताते चले कि स्थानीय निकाय एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर बातचीत भी हुई, समीक्षा की गई और इस दौरान आपको बताते चलें कि लगातार सीएम एक्टिव मोड में नजर आ रहे, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते नजर आए। अंबाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अंबाला शाखा का पथ संचलन हुआ है। सभी सदस्यों ने शक्ति और शस्त्रों की पूजा की है। पूरे शहर में संचलन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी शिरकत की है। अनिल विज ने आरएसएस के सभी सदस्यों पर फूलों की वर्षा की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि अंबाला से हैं। आज हमारे अंबाला छावनी नगर का संचलन कार्यक्रम था। ये एक तरह से हमारा जो है शक्ति दिवस भी रहता है। इस दिन हम शक्ति की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं। सामान्यतः विजयदशमी पे रहता है। हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी स्थापना सन 1925 में दशहरे के दिन हुई थी। तो उसी निमित्त जो है प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह उत्सव इस बार जो हमने 20 तारीख आज जो है मनाया है और इसमें हमारे घोष का प्रदर्शन रहता है। उसके साथ ही नगर के अंदर संचलन निकालते हैं, जिसको हम रूट मार्च भी कहते हैं, जिसमें कि स्वयंसेवकों के अनुशासन का, उनकी कर्तव्य परायणता का और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन होता है कि कैसे छोटे छोटे बालक बिल्कुल एक पंक्ति के अंदर सीधे होकर चलते हैं। कोई आवाज लगाए, कोई कुछ बुलाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। संघ की दृष्टि से मेरे पास नगर सेवा प्रमुख का दायित्व है। अपना मैं समाज के सभी सामाजिक संस्थाओं, बाजारों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमारे संचलन जो हमारा निकला उसका पुष्प वर्षा से और जय घोषों से बहुत अच्छा स्वागत किया। मैं सभी अपना गीता गोपाल, अपना सराफा बाजार एसोसिएशन, कबाड़ी बाजार एसोसिएशन और ये अपना क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और
मंदिरों की संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा पुष्प वर्षा से बहुत अच्छा स्वागत किया। खबर कैथल से है, जहां पर पराली जलाने के मामले में सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपायुक्त को आदेश जारी किए हैं। साथ ही किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संदर्भ में केस भी दर्ज किए गए, उनकी जल्द गिरफ्तारी भी की जाए। वहीं कैथल पुलिस ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो वहीं डीएसपी वीरभान ने भी बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार उन्होंने संबंधित थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के ऊपर पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। पराली जलाने वाले 11 किसानों के खिलाफ जिले के कई थानों में 11 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई हैं। सीएस ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, साथ ही 11 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। आपको बताते चले कि पराली जलाने पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, जिसपे आपको बताते चले कि पराली जलाने पर सरकार जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, और साथ ही सीएस ने गिरफ्तारी के भी आदेश दिए हैं। 11 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी अब दर्ज हो चुकी है। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा, जिसको लेकर पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है। पराली जलाने पर सरकार लगातार सख्त मोड में जो है वो नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, और जिसको लेकर लगातार सरकार भी जो है वो सख्त एक्शन में नजर आ रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि कैथल से हैं। सीएस सर से यही निर्देश हमें मिले हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, और जो स्टबल बर्निंग के केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगानी है। तो सर अब तक कितने सर केस आ चुके हैं सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई? कैथल में अब तक 123 रिपोर्टेड केसेस हैं, जिसमें से 40 नोट फाउंड हैं, और जिसमें जो डिफरेंट केसेस हैं 17 के बाद जो भी केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करवाई जा रही है, और उससे पहले जितने भी केसेस आए हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जा चुका है, और तकरीबन 1,57,500 का फाइन कलेक्ट किया जा चुका है। अब तक कैथल में 123 टेबल बर्निंग के मामले आ चुके हैं, जिसपे हमने 63 पे फाइन कर लिया है 1,57,000 रुपए, और अब तक 11 एफआईआर कर दी। तो एफआईआर में सर कोई गिरफ्तारी वगैरह अभी तक हमने दी हैं, और अभी अंडर प्रोसेस हैं, अभी चल रही है। सर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात की जाए तो रेड एंट्री कर मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रेड एंट्री हमने 43 फार्मर की रेड एंट्री कर दी है। तो क्या रहेगा 2 साल तक सर फसल नहीं? हाँ, 2 साल तक वो फसल नहीं बेच पाएंगे। तो क्या सर किसानों से क्या अनुरोध रहेगा? किसानों से यही अनुरोध है कि पराली का मैनेजमेंट करें और फसल में आग ना जलाएं। इसमें सरकार की तरफ से बीसी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मीटिंग ली गई है सभी अधिकारियों की, और अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि जितने भी प्राथमिकी पराली जलाने के संबंध में दर्ज हुई हैं, संबंधित थाना को सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि वो उन अपराधियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाए। तो सर कब तक गिरफ्तारी मिल जाएगी? सभी एसएचओ को बोल दिया है, जल्दी ही गिरफ्तारी या जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माने की प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाएगी। तो सर पराली जलाने किस तरह का अपराध सर बेलेबल है? बेलेबल ऑफेंस है, और ये जुर्माना भी किया जा सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरते तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सभी एसएचओ को सर दे दिए? हाँ, सभी एसएचओ को निर्देश दे दिए गए। आज की गिरफ्तारी प्रशासन बिल्कुल तत्पर है। धान के सीजन में जहां किसान फसलों के अच्छे दाम ले रहे, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि कुछ प्रवासी मजदूर जो कि यमुनानगर में रोजगार की तलाश में आते हैं, वे भी अनाज मंडी के सहारे अपना परिवार पाल रहे हैं।
यमुनानगर में यूपी और बिहार में प्रवासी मजदूर आते हैं। पुरुष तो अनाज मंडी में मजदूरी करते हैं, तो वहीं महिला मजदूर फड़े से अनाज निकालती हैं। साथ ही छजरौली की नई और पुरानी अनाज मंडी में दर्जनों प्रवासी मजदूर ऐसा ही काम कर रहे हैं। इस काम में महिलाएं सबसे आगे हैं। उन्होंने बताया कि हम कई महिलाएं इकट्ठा होकर फड़े से धान निकाल लेते हैं। रोजाना 20 से 25 किलो आसानी से अनाज भी निकल जाता है और उसके बाद में हम इसे बेच देते हैं, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छा होता है। बीस किलो 25 किलो कबे का सदर के लाल हैं। तो कितना निकलता है धान? 20 किलो ले, 20 किलो 25 किलो निकल जाए। कितने लोग लगते हैं इसमें? 4 बंदे हैं, 4 बंदे। तो क्या करते हो फिर इसका? हाँ, क्या करते हो इस धान का? बेचते हैं। बेचते हो? हाँ। कहाँ बेचते हो? कहाँ बेचते हो? लाला के पास। लाला के पास। तो घर चल जाता है? हाँ, 1 महीना आसानी से घर चल जाता है? हाँ, घर चल जाते हैं। कबाड़ झाड़ते हैं, बेचते हैं। तो किसमें से कबाड़ निकालते हो आप? झरना कहाँ से? कितने लोग लगे रहते हैं? 4-5 आदमी रहते हैं, 10-15 किलो मिल जाता है। हाँ, वही में खर्च पानी चलता है। तो कितना निकल जाता है पूरे दिन में धान? एक दिन में निकलता है 10 किलो 15 किलो 20 किलो। तो क्या करते हो उसको? बेचते हैं। घर परिवार का गुजारा चल जाता है? हाँ, खर्चा पानी चल जाता है। अच्छा, तो कितने दिन करते हैं? पूरा सीजन की करते हो? हाँ, पूरे सीजन करते हैं। हरियाणा में करवा चौथ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस अवसर पर महिलाएं व्रत रखकर पूजा अर्चना कर रही हैं। यमुनानगर के कई इलाकों में जगह जगह महिलाओं ने पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर महिलाओं ने बताया कि वो किस तरह से इस व्रत को रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यमुनानगर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में करवा चौथ पर्व बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की। साथ ही महिलाओं ने नाच गाकर इसे उत्सव के रूप में मनाया है। महिलाओं का ये उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। इसके अलावा जंगला वाले माता जी के मंदिर में भी करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाएं पूजा अर्चना करती नजर आई। तनिष्क के शोरूम में अपनी शॉपिंग के लिए जस्ट एक रिव्यूज़ के लिए आई हूँ। तो मुझे इनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, जो वाकई में अलग है बिल्कुल और न्यू कलेक्शन है, बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। खबर पंचकुला से है, जहां पर मोरनी के मोरनी टिक्कर ताल स्थित काली घाटी के पास एक बच्चों से भरी हुई बस 100 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे का शिकार हुई बस ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल मलेरकोटला पंजाब की बताई जा रही है, जिसमें 45 बच्चे और 3 अन्य लोग सवार थे। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित कई बच्चों को चोटें आई हैं, जिनमें से बस ड्राइवर के अलावा बस में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। बस ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसका इलाज पंचकुला के सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। अगर आपने अपने खेतों में पॉपुलर लगाया हुआ है या फिर आम, लीची, अमरूद का बाग, इसके बावजूद भी आप अपने खेतों में हल्दी की खेती कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मुनाफे की फसल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यमुनानगर में जिला बागवानी विभाग द्वारा एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हल्दी से जुड़े विशेषज्ञों ने शामिल होकर किसानों को जानकारी दी कि वे कैसे अपने खेतों में हल्दी लगाकर भारी मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे भारी
आमदनी भी होती है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम में पहुंचे हल्दी उत्पादक कंबोज का कहना है कि उनके लिए ये वर्कशॉप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट लाडवा में स्थित है, जहां पे हम बागों के बारे में जानकारी देते हैं और किस तरह से अच्छा बाग स्थापित किया जाए। चूंकि यमुनानगर और जो जगाधरी एरिया है, अम्बाला की बात करें, पंचकुला की, बहुत सारे पुराने बाग हैं जो ऑलरेडी स्थापित है। जैसे आप लीची की बात करें, आम की बात करें, तो हल्दी एक बहुत अच्छे इंटरक्रॉपिंग के विकल्प के रूप में देखी जा सकती है। आपने मॉइस्चर लेवल 12% से कम रखा हुआ है तो उसमें फफूंद आने के चांस बहुत कम हुए। मैंने एक मानक आपको बताया FSSAI का, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही मानक आपका भारत में लगता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए मैंने इंडियन स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, ये मानक भी यहाँ पर लागू होता है। आज MIDH स्कीम के अंतर्गत एक हल्दी के ऊपर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को हल्दी के उत्पादन की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके बारे में बताना और हल्दी उगाने के बाद उसका कैसे प्रबंधन करें, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे उसको बेच सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में किसानों को आज जागरूक किया जा रहा है इस वर्कशॉप के माध्यम से। इसमें कुल 100 किसानों के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें से 80 किसान यमुनानगर से आने थे, 10 किसान पंचकुला से और 10 किसान। मैं वैसे हल्दी काफ़ी सालों से हल्दी के ऊपर मैं लगाता रहता हूँ अपने खेतों में, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें टाइम पे हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है। यहाँ तक कि बीज भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें हल्दी का मिलता है और सब्सिडी भी हमें पहले मिलती थी। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें इसके ऊपर सब्सिडी देगा। यहाँ तक कि हमें पहले इसके बारे में मालूम नहीं था, हम सिर्फ अपनी कच्ची हल्दी को उखाड़ करके और उसको फिर बेच देते थे, लेकिन यहाँ वर्कशॉप में हमें सीखने को मिल रहा है। इस तरह का वर्कशॉप मैं चाहता हूँ कि समय समय पे होने चाहिए। आपको बताते चलें कि पूरा मामला यमुनानगर से है, जहां पर लगातार हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही आयोजन में किसानों ने हिस्सा भी लिया और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि तमाम तरह की वर्कशॉप जो हैं वो आयोजित की जा रही, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कर सके उनके लिए। और नई जो वर्कशॉप है उसका आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि यमुनानगर से हैं, जहां पर आयोजन में किसानों ने हिस्सा लिया और साथ ही हल्दी लगाकर बताया है कि हल्दी लगाने के फायदे के बारे में बताया कि आप किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं वहां पर भी आप खेती हल्दी की कर सकते हैं और हल्दी लगाकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। विशेष वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया है। आयोजन में किसानों ने भाग लिया है और हल्दी लगाकर मुनाफा कमाने की बात भी कही गई है। हरियाणा के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नागर का रविवार को बदरपुर बॉर्डर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। रोड शो के दौरान भी राजेश नागर पर लोगों ने फूलों की बारिश की है। इस मौके पर नागर ने तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने जो विश्वास बीजेपी सरकार में दिखाया है उस विश्वास पर सरकार खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य रह गए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों को जल्द कराने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग तय की गई है और जो भी अधिकारी समय के अनुसार कार्य नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी का, अपने विप्लव देव जी का, अपने सुरेंद्र नागर जी का, सुरेंद्र पूनिया जी का, अपने नायब सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे एक मंत्री का पदभार दिया और एक जिम्मेदारी दी
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस जिम्मेदारी को, जो विश्वास जनता ने मेरे में जताया, जो मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया, उस पर खरा उतरूंगा। सामान्य विकास पूरे प्रदेश का करूंगा, अपने क्षेत्र का करूंगा और हरियाणा को मॉडर्न हरियाणा बनाकर हरियाणा को पहला सभी राज्यों में उन्नति और विकास के उस पर पहला स्थान दिलाने की कोशिश करूंगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद में पहली बार विपुल गोयल फरीदाबाद पहुंचे। बदरपुर बॉर्डर से स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ। जबरदस्त भीड़ सड़क पर स्वागत के लिए उतरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी भीड़ विपुल गोयल के स्वागत में पहुंची है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गगवा के पैतृक गांव गगवा में आपको बताते चलें कि 10 से अधिक युवाओं का चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का सरकारी नौकरी के लिए चयन होना गांव के लिए गर्व की बात है। सरकारी नौकरी का समाचार मिलने पर गांव में लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। चयनित युवाओं ने भी बताया कि बिना पर्ची के उनका चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। मेरा सिलेक्शन पटवारी लैंड रिकॉर्ड्स में हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की थी। लगभग 2 साल का टाइम लग गया। वो 2 साल इसलिए लग गए क्योंकि जो भर्ती रोको गैंग है, जो एक पार्टी विशेष है जो कि राजनीतिक में विपक्ष पार्टी है, वो भर्ती रोको गैंग को सपोर्ट करती थी और वो बार बार में छोटी छोटी जो गलतियां थी ना सीईटी के अंदर, उसको लेके कोर्ट में चले जाते थे, जिस कारण 1 साल पूरा डीजीपी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इसके लिए जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची मुझे नौकरी लगने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले भी मेरा 2021 में हरियाणा पुलिस कमांडो के लिए हुआ था, उसमें मैं पॉइंट कुछ से रह गया था, तो अब इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं इस सरकार में बतौर अभी ऑडिटर के पद पर चयनित हुआ हूं जी। सबसे पहले मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपनी जो उनकी नीति थी, जो उनका नारा था बिना पर्ची बिना खर्ची, उसको चरितार्थ किया है जी। और मैं मेरे आने वाले आगे जो मेरे भाई बहन तैयारी करते हैं उनको मतलब एक अवसर के तौर पर इस सरकार की नीतियों के तहत मौका मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। और आने वाले जो मेरे साथी हैं जो अभी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस सरकार की नीति थे वो। और हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची हमारे गांव में 15 के लगभग अब लगे हैं। इससे पहले भी काफी बच्चे लगे हैं बिना खर्ची और पर्ची के। तो सरकार ने जो वादा किया है, जैसे सरकार ने नायब सिंह सैनी ने वादा किया था भी मैं शपथ लेने से पहले इन बच्चों को वो दूंगा, तो वो सरकार ने वादा पूरा किया है। और हमारे गांव के लिए तो बहुत गर्व की बात है। क्यों आज जो ये इंटरव्यू चल रहा है ये मेरी सिलेक्शन के उपलब्ध पे चल रहा है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि इंटरव्यू ही होगा, ऐसी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा कि विदाउट पैसे लगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन सरकार ने जो अपनी कहनी और कथनी में कोई फर्क ना रखते जो काम किया है, उसके तहत आज मुझे ये अवसर मिला, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव में इस अवसर पर करीबन 15 से 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कलरा के कांस्टेबल, ग्राम सचिव, पटवारी, ऑडिटर, कुछ इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट तक बिना पैसे के सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही गरीब से गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि उस घर से कोई जॉब भी जाएगा। वो बच्चे आज सिलेक्शन में है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार ने जैसा कहा था कि मैं अपनी शपथ से पहले, सीएम साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपनी शपथ से पहले सीबीएसई नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटे सक्षम और प्रियांशी और सोनू दलाल का शहर की HL स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में जोरदार स्वागत किया गया। एकेडमी के तैरकों ने सीबीएसई नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 1 कांस्य सहित 5 पदक हासिल किए हैं। वहीं सीबीएसई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 11 से 14 अक्टूबर तक आपको बताते चलें कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के बॉयज अंडर 17 ग्रुप में सक्षम ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं।
आज यहाँ HLCT स्विमिंग पूल तरणताल पर चैंपियन एक्वेटिक एकेडमी में 3 बच्चों का हमारे जो स्वागत किया गया है। जो स्कूल नेशनल में 5 मेडल हमारी एकेडमी के बच्चे लेके आए हैं, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में अभी संपन्न हुई है, जिसमें 5 मेडल में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, जिसमें हमारी प्रियांशी दलाल और सक्षम मलिक 2 बच्चे ये मेडल लेके आए हैं। और एक इंटर कॉलेज में हमारे MD यूनिवर्सिटी का लड़का हमारा बहादुरगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज से ही है, सोनू दलाल, वो 6 मेडल जीत के आया है, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो सीधा आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर PM मोदी भी पहुंचे हैं और यहां पर बड़ी सौगात दी है। आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि 6,700 करोड़ की इन योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच आपका एक बार पुनः अभिनंदन। नई आशाएं व नए सपनों के साथ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।